हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नंद क्लासेस में। हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमने परिचय से स्टार्ट किया, धीरे धीरे गुलाम वंश को अब तक ख़त्म कर चुका है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो खिलजी वंश पढ़ेंगे। तो इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है गुलाम वंश के या उससे पहले के परिचय के बारे में भारत का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए पहले जो इससे पिछला वाला वीडियो था वो हम बलबन को पढ़े, बलबन के बाद कैमर्स जो उसका गुलाम वंश का अंतिम शासक रहता है उसको पढ़े, और उसके बाद थोड़ा सा जाने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो खिलजी वंश रहेगा। खिलजी वंश में आज हम सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट आज पढ़ेंगे और एक पार्ट कल पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर खिलजी वंश की बात करें तो इसका जो शासन टाइम रहता है वो 1290 से 1320, अर्थात दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक खिलजी वंश का ही शासन रहा है। खिलजी वंश का ही शासन लगभग इसने 30 वर्षों तक शासन किया है। तो चलिए खिलजी वंश के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जान लेते हैं क्या क्या है खास। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल इसका ही रहा है। खिलजी कौन थे, अगर एग्जाम के दृष्टि से कहीं आता है खिलजी कौन थे, तो खिलजी जो है अफगानिस्तान की हेलमंद घाटी में निवास करने वाली एक तुर्क जाति थी। अफगानिस्तान की हेलमंद घाटी में निवास करने वाली एक तुर्क जाति थी। अगर खिलजी क्रांति की बात करें तो जाति और नस्ल, क्योंकि उससे पहले जो उत्तर भारत में वो जाति और नस्ल आधारित शासन व्यवस्था थी, पर खिलजी क्रांति होने से जाति और नस्ल आधारित शासन व्यवस्था की समाप्ति हुई। मोहम्मद अबीब एक लेखक हैं, इन्होंने खिलजी क्रांति को इसे खिलजी क्रांति को ग्रामीण क्रांति की संज्ञा दी है। मोहम्मद हबीब इससे पहले भी भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण को भी नागरिक क्रांति की संज्ञा दी है। इस काल में जो है दिल्ली सल्तनत का विकास सुदूर दक्षिण तक हो गया था। अगर अब इससे पहले की बात करें, जो भी सल्तनत हुए हैं, जो भी वंश हुए हैं, वो उत्तर भारत में रह गए, पर खिलजी क्रांति समाप्त होने तक इसका विकास जो है दक्षिण भारत तक भी हो गया है। तो चलिए जरा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी कैसे शुरुआत हुई। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के संस्थापक जो हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के इनके बारे में परिचय जानते हैं। तो इनका जो शासन टाइम रहता है वो 1290 से 1296 ईस्वी तक रहता है। ये संस्थापक हैं खिलजी वंश के। इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 13 जून 1290 में किलोखरी के महलों में 70 वर्ष की आयु में होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कैमर्स को उन्होंने किडनैप कर लेते हैं, कैमर्स को, और कैफूबाद द्वारा निर्मित किलोखरी के महलों में उन्हें कैद कर देते हैं, और यहीं पर इन्होंने 13 जून 1290 में अपना राज्याभिषेक कराया और खिलजी वंश की स्थापना रखी। ये सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान कहे गए हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी माने जाते हैं। सुल्तान बनने से पूर्व जलालुद्दीन खिलजी समाना का सूबेदार था, और सर ए जहानदार भी इसे कहा जाता था। शाही संरक्षक के पद पर भी ये नियुक्त था। इतिहास में जलालुद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए प्रसिद्ध था। इसके समय में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल का आक्रमण हुआ है, पर जलालुद्दीन खिलजी जो है मंगोल आक्रमण को सर्वाधिक बार दबाने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगर जलालुद्दीन की शासन नीति की बात करें तो इससे पहले जो है बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया। इसने जो है लौ एवं रक्त की नीति को त्याग कर हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये काफ़ी उदारवादी व्यक्ति का इंसान था, तो इसने लौ एवं रक्त की नीति को त्याग कर हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जो कि इसको आगे चलकर इसका खामियाजे से भुगतना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने जनता को इच्छा का शासन आधार बनाया। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया। जलालुद्दीन के समय में दो मंगोल आक्रमण अगर बात करें, अभी मैंने वीडियो में बात की है कि इसके टाइम में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो जलालुद्दीन के समय दो प्रसिद्ध मंगोल आक्रमण की बात करें तो एक 1292 ईस्वी में होता है, एक अब्दुल्ला के नेतृत्व में, और दूसरा भी जो होता है 1292 ईस्वी में हलाकू के पौध उलुग खां के नेतृत्व में। आपने दिल्ली में मंगोलपुरी जहाँ सुना होगा, तो मंगोलपुरी जो होता है इसी के समय 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और दिल्ली के निकट जाकर बस गए। यहीं पे हलाकू के पुत्र उलुग खां भी जाकर बस जाता है। इसी के समय 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी आगे हम पढ़ेंगे, ये इसका दामाद भी रहता है और भतीजा भी रहता है, इसके भाई का पुत्र होता है। तो इसी के समय 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा देवगिरी के यादव वंश के राजा रामचंद्र पर आक्रमण करता है, जो अलाउद्दीन खिलजी होता है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम दक्षिण अभियान माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का अगर प्रथम दक्षिण अभियान की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी के यादव वंश के राजा रामचंद्र पर आक्रमण माना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम दक्षिण अभियान माना जाता है। अगर मृत्यु की बात करें इसकी, तो इसकी मृत्यु जो है जुलाई 1296 में कड़ा मनिकपुर नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी जाती है इसकी।
तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है 1296 में से कड़ा मानिकपुर द्वारा, कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। अब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा भी रहता है। इसका जो शासन टाइम होता है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक इसको रहता है। इसका मूल नाम जो होता है अली गुरसप रहता है, और इसके पिता का जो नाम रहता है अर्थात जलालुद्दीन खिलजी का भाई सिहाबुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भाई रहता है। इसे सिंहासन की प्राप्ति कैसे होती, तो सिंहासन की प्राप्ति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जलालुद्दीन की पत्नी होती मल्लिका जहाँ, अर्थात होता क्या है, ये जब ये यहाँ आक्रमण करता है दक्षिण भारत पे देवगिरी के यादव वंश के पास, तो वहाँ ये बिना बताए वहाँ पे जाता है और आक्रमण करता है, वहाँ पे बहुत ढेर सारा धन लूटता है। उसके बाद इसको पता चल जाता है कि इसके चाचा इसके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं इसको मारने के लिए, तो इसको पहले ही पता चल जाता है और ये जाकर कड़ी मानिकपुर जो दिल्ली और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है वहाँ जाकर इसकी हत्या कर देता है। तो ये कड़ा मानिकपुर रहता है, और जो इसकी पत्नी मल्लिका जहाँ रहती हैं जलालुद्दीन की, ये लगभग दिल्ली रहती हैं। तो जब इनको ये बात कहीं से पता चल जाती है कि इनके पति का मृत्यु हो जाता है, तो ये अपने छोटे पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को वहाँ पर सुल्तान घोषित कर देती हैं। कड़ा से दिल्ली जाते समय अलाउद्दीन ने जो वहाँ पर जनता धन लूटा था, उसने जनता में दक्षिण से लूटा गया धन काफ़ी बांटा। अक्टूबर 1296 में बलबन द्वारा निर्मित लाल महलों में अपना इसने राज्याभिषेक भी कराया, और इसे यहाँ पर उसने उपाधि ली सिकंदर ईसानी, अर्थात अपने आप को ये भारत का दूसरा सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन के सपने थे, अलाउद्दीन के दो सपने थे, विश्व विजेता बनना सिकंदर जैसे, और नवीन धर्म चलाना, एक नया धर्म चलाना। उपाधि तो इसे सिकंदर ईसानी के ले रखी थी, और इसने दो सपने भी देख रखे थे, विश्व विजेता बनना, नवीन धर्म चलाना। पर इसके सपने जो हैं दिल्ली कोतवाल का इसका एक दोस्त रहता है उत्ता उल मुल्क, जो कि इसके कहने पर इसने अपने सपने छोड़ देता है, क्योंकि इसे पता है कि विश्व विजेता बनना उतना आसान नहीं है। तो इसका जो दोस्त रहता है दिल्ली कोतवाल का उत्ताउल मुल्क, इसके कहने पर यह सपना छोड़ देता है। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी के 3 कार्य जो बहुत ही फेमस है, उलेमा वर्ग पर प्रतिबंध। उलेमा वर्ग जो होता है वो मुस्लिम वर्ग होता है, जो कि काफ़ी धनी होता है, और ये तख्ता पलट अर्थात जो सुल्तान होते हैं उसमें तख्ता पलट पर ये काफ़ी भागीदारी रहती थी। तो उलेमा वर्ग पर ये प्रतिबंध लगाता है। शराब पर, अपने राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। और इसका जो तीसरा प्रमुख कार्य रहता है, उच्च परिवारों के बीच वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाता है। उच्च परिवार जो आपस में शादी कर लेते थे, उस परिवारों के बीच वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाता है। अब चढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में। तो इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक उत्तर भारत विजय अभियान और एक दक्षिण भारत विजय अभियान। आज तो हम उत्तर भारत अभियान ही पढ़ेंगे, कल हम दक्षिण भारत अभियान और इसके साथ प्रमुख इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ेंगे। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान पढ़ेंगे। जो इसका पहला आक्रमण होता है वो गुजरात आक्रमण होता है, और गुजरात आक्रमण में जो इसके सेनापति होते हैं नुसरत का, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया कि इस अभियान में कौन से सेनापति होते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गुजरात आक्रमण जो होता है 1298 से 99 के बीच में होता है, और इसका नेतृत्व जो करता है नुसरत खां करता है, और शासक यहाँ जो होता है रायकर्ण रहता है। तो नुसरत खां ने यहाँ पर ये जीतता है नुसरत खां, और नुसरत खां ने खंपात बंदरगाह से हिंदू किन्नर मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है यहीं पर, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। आपको बहुत अच्छे से लाइन समझ में आ गई होगी। नुसरत खां जो यहाँ पर जीतता है, उसके बाद खंबात बंदरगाह से हिंदू किन्नर मलिक काफूर को खरीदता है। आगे चलकर इसके अभियान को पढ़ेंगे, और काफ़ी शक्तिशाली होता है ये। तो मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदता है, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। उस अगला है जो है दूसरा रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय 1321 में करता है। इसका भी नेतृत्व जो है नुसरत खां व अलूग खां करता है। शासक यहाँ रहता है हमीर देव चौहान। हमीर के सेनापति जो होते हैं रणमल के धोखा करता है, और हमीर या युद्ध हार जाता है। युद्ध में नुसरत खां भी मारा जाता है, जो उसका सेनापति रहता है। हमीर की पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया। जौहर जो है स्त्रियाँ अपनी आत्मदाह कर लेती हैं अपनी सुरक्षा, अपनी प्रतिरक्षा से बचने के लिए, बचाने के लिए ये अपने आप को जौहर कर लेती हैं, अपने आप को आग में कूद कर आत्महत्या कर लेती हैं। इसी को जौहर कहा गया है। हमीर की पत्नी रंगा देवी ने सबसे पहले जौहर किया। उसका अगला जो अभियान होता है चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय जो होता है वो 1303 ईस्वी में है चित्तौड़ पर। इसका नेतृत्व खुद अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी इसका खुद नेतृत्व करता है। इसका शासक जो होता है रतन सिंह रावल। आपने मूवी देखी होगी पद्मावती, वो पूरी वही चित्तौड़ विजय है, तो 1303 ईस्वी में करता है। इस युद्ध का कारण जो माना जाता है वो रानी पद्मावती की सुंदरता को माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत जो 1541 ईस्वी में लिखा गया है, उसके अनुसार यही कहा गया है कि इस युद्ध का कारण जो है रानी पद्मावती की सुंदरता को माना जाता है। रानी पद्मावती भी, क्योंकि रतन सिंह हार जाते इस युद्ध में, तो रानी पद्मावती ने भी यहाँ इस युद्ध में जौहर किया।
इसके बाद ये जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम बदल कर ये खिजराबाद रखा जाता है और यहाँ पर अलाउद्दीन का पुत्र खिज्र खां प्रशासक नियुक्त होता है। इस युद्ध में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था। चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ अलाउद्दीन अमीर खुसरो भी रहता है। इसी समय मंगोल का तार्की बेग ने भी दिल्ली पर आक्रमण करता है। अगला जो है मालवा विजय, जो कि 1305 ईस्वी में रहता है। इस मालवा प्रदेश जो आज का उज्जैन, थार, मांडू, चंदेरी यहाँ पर वंशज थे। यहाँ पर जिसका नेतृत्व करता है आइन उल मुल्क और शासक रहता है मालकदेव, इनको हराता है। अगला अभियान जो होता है मारवाड़ विजय सिवाना बाड़मेर में नेतृत्व जो करता है कमालुद्दीन कुर्र करता है। शासक यहाँ का शीतल देव होता है। जालोर विजय करता है जालोर अभियान 1311 ईस्वी में नेतृत्व करता है कमालुद्दीन गर्ग। शासक होता है कानन देव चौहान। इस युद्ध का कारण जो बताएं, कानन देव के पुत्र बीरम देव तथा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री के मध्य प्रेम संबंध बताया जाता है। तो ये उसका रहते हैं प्रमुख उत्तर भारत में विजय अभियान। आगे हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत विजय अभियान और इसके प्रमुख कार्य, इसकी प्रमुख उपलब्धियां, इसके क्या क्या निर्माण की। इसने पुस्तक लेखन के भी शौक थे, तो सब कुछ आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को साझा करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डन क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।